हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। मैं अनुशिका सिंह। आज मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करूंगी। इससे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये इसका लिंक है और पहले इस वीडियो का पहला पार्ट देखें अगर नहीं देखा है तो। और अगर इसका फर्स्ट पार्ट अगर देख लिया है तो चलिए डिस्कस करते हैं हम सेकंड पार्ट को और उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस के बारे में जानने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 यह बताता है कि हु कैन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो सेक्शन 11 है ये बताता है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और जब सेक्शन 10 और 11 को चलो समझते हैं तो आपको पता चलता है कि तीन लोग, वो जो अनसाउंड माइंड के हैं, वो जो माइनर हैं, और वो लोग जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं। तो तीन लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं। ये तीन लोग अनसाउंड माइंड, माइनर और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं। ये तीन लोग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम केस लॉज को पढ़ते हैं। जो केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब इस केस में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हैं जो ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर होते हैं, और दूसरे केदारनाथ जो ब्रह्मदत्त के एजेंट होते हैं, जो उनके बिहाफ में पैसे लेने देने का काम करते हैं। इसके बाद जो धर्मोदास घोष है एक माइनर होता है। जनरली माइनर मतलब होता है कि वो इंसान जो 18 साल से कम उम्र का है, पर किसी इंसान को गार्डियन अपॉइंट हो तो उसकी एज बढ़कर हो जाती है 21 साल। तो किसी इंसान का गार्डियन होते हैं, उसकी एज मेजॉरिटी 21 साल के बाद जनरली एज होती है 18 साल। तो जो धर्मोदास घोष होते हैं माइनर 18 साल से कम के होते हैं। तो धर्मोदास का क्या करता है कि जो 20,000 रुपये के लिए वो अपनी जो प्रॉपर्टी को, अपने लैंड को जो मॉर्टगेज कर देता है किसी ब्रह्मोदत्त को। तो जो केदारनाथ हैं धर्मोदास को 20,000 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट यानी कि 10,500 रुपये दे देते हैं। उसके बाद जो जो धर्मोदास की माँ होती है वो इन सारे अरेंजमेंट का उसको पता चलता है, तो वो केदारनाथ को एक लेटर लिखती हैं और ये कहती हैं कि यह जब जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा था तब धर्मोदास अंडर एज था, एक माइनर था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त का यह कहना था कि जो पैसे धर्मोदास ने हमसे ऑब्टेन किए हैं, जो बेनिफिट उसने ऑब्टेन किया है वो हमें वापस चाहिए, इसलिए ये केस फाइल किया गया। और जब ये केस पढ़ा था तो अपनी क्लास में मुझे लगा कि मोहरी बीबी माइनर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। असलियत में तो क्या हुआ कि जो लोअर कोर्ट और कैलकाटा हाई कोर्ट, इस केस में ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और धर्मोदास को, ब्रह्मदत्त को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस के बारे में कहा कि ब्रह्मदत्त की डेथ हो चुकी थी और ये केस फाइल किया गया था मोहरी बीबी ने, मतलब यानी कि जो उनकी ब्रह्मदत्त की वाइफ थी, इसलिए ये केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष तो केस का नाम हुआ। तो अपना पार्ट ऑफ मनी जो धर्मोदास को दिया था उसको वापस मांगने के लिए उन्होंने पहले रिलाई किया सेक्शन 64+65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल हो जाता है जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, तो जो दोनों पार्टीज़ ने जो भी बेनिफिट रिसीव्स किए हैं उन्हें वो रिस्टोर करने होते हैं। तो जो सेक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेंशन को कैंसिल आउट किया और ये कहा कि इस केस में सेक्शन 64 और 65 एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 64+65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर। तो इसके बेसिक्स क्या हैं? देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट जिनमें उन्हें बेनिफिट रिसीव्स किए हैं, क्योंकि इसमें से एक पार्टी माइनर है तो दे कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सेक्शन 64-65 एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। इसके बाद मोहरी बीबी रिलाइड
ऑन सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैंसिल आउट हो जाता है तो कोर्ट इसे इंटरवीन कर सकता है और एक पार्टी जिसने बेनिफिट रिसीव्स किए हैं उसे वो बेनिफिट कंपेंसेटेबल करने के लिए कह सकता है। तो मतलब सेक्शन 41 कोर्ट को यह डिस्क्रिशन देता है कि वो कंपनसेशन को दूसरी पार्टी को दिलवा दे। पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि ब्रह्मदत्त और केदारनाथ को ये पता था कि धर्मदास एक माइनर है, इसके बाद भी उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया है, इसलिए उन्हें ये कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए और इन्हें इस केस में कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता। तो यह था कि इस केस में जजमेंट था कि जो सेटिस्फाइड बाय दिस जजमेंट नहीं है, क्योंकि नो रियली राइट। तो अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, खानगिल वर्सेस लखा सिंह। इस केस में क्या होता है कि एक माइनर जानबूझकर अपनी एज छुपाता है और अपनी प्लॉट को सेल कर देता है 17,000 रुपये के लिए। अब जो पैसे तो ले लेता है पर जो प्लॉट नहीं ले पाता और यह कहता है कि क्योंकि मैं माइनर हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में भी सामने वाला यह कहता है कि या तो तुम मेरे पैसे वापस कर दो या तो जो प्लॉट है वो दे दो। अब कोर्ट ने इस केस में प्रेजेंट केस में जो मोहरी बीबी केस को फॉलो नहीं किया। उन्होंने न्यू अप्रोच निकालते हुए यह कहा कि जो माइनर है उसे 17,000 रुपये जो उसने लिए हैं उसे वापस करने पड़ेंगे और इसके पीछे उन्होंने लॉजिक में यह कहा कि ऐसा फ्रॉड जो माइनर ने ही किया है, कोर्ट यह अलाउ नहीं करती कि उस फ्रॉड का फ़ायदा माइनर को हो। जो कोर्ट को जस्टिस करते हुए, इक्विटी करते हुए सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना होगा। पर जो खानगिल वर्सेस लखा सिंह का जजमेंट आया और इस जजमेंट को बहुत सारे कोर्ट ने अप्लाई किया और बहुत सारे कोर्ट ने अप्लाई करने से मना कर दिया। फाइनली इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल रिलीफ एक्ट को अमेंड किया गया और जो सेक्शन 33 से यह कहता है कि जब भी कोई वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट किया जाता है तो उसे भी पार्टी बेनिफिट रिसीव किया है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। केस की तरफ लेके चले जाते हैं। जो हमारा 5th केस है चनैया वर्सेस रमैया, जो कंसिडरेशन और प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीडिंग केस है। देखिए, प्राइवेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेंजर्स कैन नॉट सू इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोई तीसरा पार्टी आपको यह मुझसे सू नहीं कर सकता कि इसे कहते हुए कि प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस केस में क्या हुआ वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ओल्ड लेडी रहती है जिसके पास एक लैंड रहती है। अब इस लैंड का कुछ अमाउंट देती हैं अपनी सिस्टर को और थोड़ा टाइम बाद क्या होता है कि जो ओल्ड लेडी होती है वो अपने लैंड को एज अ गिफ्ट देती है अपनी ही डॉटर को ऑन द कंसिडरेशन कि इस गिफ्ट को लेने के बाद, इस स्टेट को लेने के बाद तुम 653 रुपीज़ एज आ एन्युटी पे करोगी मेरी सिस्टर को। अब जो डॉटर होती है वो गिफ्ट रिसीव्स कर लेती है, साथ ही साथ इस पर एग्री भी करती है कि जो सिस्टर है मैं उसे 650 एन्युटी हर महीने दूंगी। लेकिन इसके बाद जो एग्रीमेंट पर भी साइन कर देती है कि हाँ मैं इतना अमाउंट एम्ब्यूटी तुमको दूंगी। अब वो लैंड तो रिसीव कर लेती है पर एम्ब्यूटी देने से मना कर देती है। अब इस अमाउंट जो ऑब्टेन्ड करने के लिए सिस्टर ने इस केस फाइल किया है कि चनैया वर्सेस रमैया, जिसमें चनैया सिस्टर और रमैया डॉटर इस केस में डिफेंड करती है कि जो टाइम डॉटर कहती है कि मुझे जो स्टेट मिलता है वो एज अ गिफ्ट मिलता है और जो भी मिलता है वो अपने एज अ मदर से मिलता है। तो मैं इसकी सिस्टर है तो उसको इन्हें यह अमाउंट क्यों पे करूं? जब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इसे लैंड को लेकर तो मैं उसे कोई कंसिडरेशन या कोई अमाउंट क्यों पे करूं?
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा कि जो स्टेट गिफ्ट के तौर पर मिला है, उसे जो गिफ्ट डीड है वो एमवीटी पे करने का जो एग्रीमेंट है, ये दोनों सिमल्टेनियस एग्रीमेंट है और इन दोनों के ही हम एक ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये गिफ्ट रिसीव कर लिए और एमवीटी पे नहीं करी। तो ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट को सिमल्टेनियस के पार्ट है, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, इसलिए आपको कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा ही। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए और अच्छे लैंडमार्क केस के लिए प्लीज़ कमेंट डाउन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।